दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मालती जोशी जी की कहानी एक और देवदास। तो चलिए सुनते हैं। सारी शाम जैसे रणचंडी मुझ पर सवार रही। पहले तो माली बाबा को बगीचे की दुर्दशा के लिए लताड़ा। वह बेचारा लाख गिड़गिड़ाता रहा कि सावन भादों की ऋतु में बाग में घास फूस तो होती ही रहती है, पर मुझे कुछ भी सुनने का होश न था। फिर शामत आई सुलेमान की। वह शायद पगार की आशा में चढ़ाव के पास बैठी थी। उसकी बोझिल देह को अनदेखा करके मैंने कंपाउंड की गंदगी के लिए उसे जोरदार डांट पिलाई। फिर उसकी याचना भरी निगाहों की परवाह किए बिना जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक हॉस्टल का अहाता ठीक से साफ नहीं हो जाता, पगार नहीं मिलेगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए याद आया कि मैंने खुद सुलेमानी से कह रखा था कि जचकी होने तक वह बच्चे को भेज दिया करे। नया आदमी रखने के उसके पैसे कटने का खतरा जो था। लेकिन यह बात याद आने से गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि वह हर सीढ़ी चढ़ने के साथ बढ़ता ही गया। 9 नंबर के कमरे में लक्ष्मी हॉट वाटर बैग लेकर पड़ी हुई थी। मुझे मालूम था पीरियड में वह लगभग बीमार पड़ जाती है। मैंने उसे लेटे लेटे ही कुछ पढ़ने का कड़े स्वर में आदेश दिया। अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए कुछ लड़कियों को शरारत करने की सजा दी। ईला को डांटा कि सर्दी जुकाम के बावजूद उसने स्वेटर क्यों नहीं पहना है। अपने कमरे में जाते हुए देखा गैलरी का बल्ब फ्यूज है। बस उल्टे पैरों लौटकर रजनी की खबर ले डाली। मैडम शाम से बिस्तर पर लेटी कोई सस्ता रोमांटिक उपन्यास पढ़ रही थी। कुछ देर तो सुनती रही, फिर भरभरा कर रो पड़ी। पर हमेशा की तरह मैंने उसको संतावना नहीं दी, बल्कि पैर पटकते हुए अपने कमरे में लौट आई। सिर बुरी तरह भन्ना रहा था। दिमाग की नसें इतना तन गई थीं कि लगता था फट पड़ेंगी। लगा कि एक दो नमूनों से और सामना हो गया तो आज सचमुच मुझे कुछ हो ही जाएगा। लेकिन सामना हुआ रामरती से। वह कमर पर हाथ रखे दरवाजे के पास मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे कुर्सी पर आकर बैठते ही उसका फरमान छूटा। अपन को जी अच्छा ना होई तो लेट ना रही है घड़ी भर। बिना बात के रिसियात रही तब से, जैसे कोई फूले हुए गुब्बारे में सुई छुपा दे। रामरती की बात ने ठीक वही असर किया और मैंने निडाल होकर मेज पर सर रख दिया। यहाँ सब पर शासन करने वाली मैं, यह 2 कौड़ी की नौकरानी मेरी बास बनी हुई थी। उसकी कड़ी और खरी बातों का मेरे पास कोई प्रतिवाद नहीं होता था, क्योंकि खुरदुरे व्यक्तित्व के भीतर प्रवाहित होने वाली स्नेह की अंतः सलीला को मैं जानती थी। अब भी क्या उसने मुझे चैन से बैठने दिया? एक कप कॉफी के साथ एक टिकिया खिलाकर ही दम लिया। फिर बोली, मचिया में पौड़िए तो हम मूड दाब देना ठीक से। उसके अत्याचारों से बचने का कोई उपाय न था। मैं चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट रही। रामरती कटोरी में आंवले का तेल लेकर सिरहाने जमीन पर बैठ गई। उसने लाख बार कहा कि इस युग में इतना अच्छा तेल कोई नहीं लगाता, लेकिन ना तो उसे जमाने की परवाह थी, ना मुझ में उससे बहस करने की शक्ति थी। और ईमानदारी की बात तो यह थी कि उसकी मालिश से दिमाग को सचमुच बहुत ठंडक मिलती थी। बस तापदायक होती थी उसकी जबान, जो अव्यायत रूप से चलती रहती। वह निरंतर हॉस्टल की लड़कियों को, यहाँ के शोर शराबे को, यहाँ के ढेर सारे काम को और मेरी लापरवाही को कोसती रहती। धीरे धीरे उसकी उंगलियों का जादू मुझ पर छाने लगा और उसका कर्कश स्वर दूर दूर होता चला गया। कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। नींद जब खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे चादर उड़ाकर रामरती इधर उधर हो गई थी। फिर भी मैंने उठने का खतरा मोल नहीं लिया। चुपचाप लेटी रही। शाम की सारी घटनाएं याद आने लगी। उन लोगों के करुण चेहरे आंखों के आगे घूम गए, जिन्हें मैंने बिना बात डांट दिया था। अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो रही थी। पता नहीं सबने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। क्या रामरती की तरह वे भी समझ गए होंगे कि मेरा जी अच्छा नहीं है? क्या हो गया है मेरे जी को? दोपहर तक तो अच्छी भली थी। सुबह लड़कियों को गुड्डी दिखाने ले गई थी।
दोपहर को रजनी के साथ ब्लू ब्लैंस में खाना लिया था। तीसरे पहर रामरती के हाथ की बढ़िया कॉफ़ी पीकर पिछले महीने का हिसाब देख रही थी। तभी मैडम प्रिंसिपल का बुलावा आया। इतनी कोफ्त हुई थी। एक तो जुलाई महीने का हिसाब वैसे ही गड़बड़ रहता था। सुबह 5 लड़कियां होती तो शाम के खाने तक 15 हो जाती हैं। फिर दूसरे दिन पता चलता है 2 लड़कियां हॉस्टल छोड़ रही हैं। उनके डिपॉजिट को एडजस्ट करते करते दम फूल जाता था। बड़ी मुश्किल से मन को एकाग्र कर पाई थी कि ये समन आ गया। मना करने का सवाल ही नहीं था। रजिस्टर बंद कर चप्पल खटखटाती हुई बंगले की ओर चल पड़ी। मैडम अकेली नहीं थी। मुझे द्वार पर ही झिझकते देखकर बोली, कम ऑन गीता, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। मिस्टर वाजपेयी, ये हमारी मैट्रन है, मिस गीता देसाई। और गीता, आप हैं मिस्टर वाजपेयी, डीएफओ। नमस्ते के लिए उठे हुए 2 जोड़ी हाथ और 2 जोड़ी आंखें जड़ होकर रह गईं। कितनी अच्छी बात थी कि मेरी उम्र 18 नहीं 38 थी। नहीं तो क्या उतनी निर्लिप्तता से कह पाती, मैडम हम लोग क्लास फेलो रह चुके हैं। सच, हाउ नाइस, मैडम ने उत्साह में भरकर कहा और फिर बीसियों प्रसंग सुना डाले जब उनकी पुरानी परिचितों से यूं अकस्मात भेंट हो जाती थी। सारे वक्त मैं टेबल क्लॉथ की कढ़ाई को मन पर उतारने का प्रयास करती रही। कमरे में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति को झुठलाती रही। पर मैडम को जल्दी ही होश आ गया। मैंने आपको बोर तो नहीं किया? उन्होंने अपनी चिर परिचित मुस्कान से पूछा और फिर एकदम ऑफिशियल टोन में आकर बोली, अब काम की बात हो जाए। गीता, मिस्टर वाजपेयी अपनी बेटी को यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन मैडम यहाँ तो जगह, मैंने प्रतिवाद करना चाहा। मुझे मालूम है, लेकिन वी मस्ट ट्रीट इट इज़ ए स्पेशल केस। अभी अप्रैल में ही इस लड़की की माँ का देहांत हो गया है। मिस्टर वाजपेयी अक्सर टूर पर रहते हैं। लड़की को अकेले तो घर पर नहीं छोड़ा जा सकता है ना। ओह सो सैड। मैंने संतावना में कुछ और भी कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। बुद्ध बनी बैठी रही। मैडम शायद चाय को कहने के लिए भीतर गईं। मैं भी उनका अनुसरण करना ही चाह रही थी कि कमरे की चुप्पी को तोड़ता एक प्रश्न आया। गीता, आज कितने अरसे के बाद मिले हैं ना हम लोग? 19 वर्ष बाद, मैंने क्लर्की लहजे में जवाब दिया। तुम जरा भी नहीं बदली। बदलना मेरा स्वभाव भी नहीं है। लेकिन मैं एकदम बूढ़ा लग रहा हूँ ना? तुमने एकदम पहचान लिया, यही आश्चर्य है। एक बार अच्छी तरह पहचान लेने पर सहसा भूल नहीं पाती मैं। इस बार गहरी चुप्पी। फिर थरथराता प्रश्न आया, अब तक नाराज हो? अब मैं किसी से नाराज नहीं होती, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लंगड़ाकर चलने वाली बातचीत वहीं रुक गई। डीएफओ वाली मुद्रा बनाकर उसने टाइम्स उठा लिया। मैं फिल्म फेयर के पन्ने पलटने लगी। मैडम किचन से लौटी तब हम दोनों इसी तरह शिष्ट संयत नजर आ रहे थे। चाय के बाद फॉर्म भरने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नाम कुमारी बांसुरी वाजपेयी। पिता का नाम प्रकाश नारायण वाजपेयी। कागज पर खरखराने वाली कलम जैसे मेरे कलेजे को चीरती चली गई। उन दिनों की याद हो आई जब यही नाम प्रकाश स्तंभ की तरह जीवन सागर के तट पर खड़ा था। इन्हीं अक्षरों में लिखे अनगिनत पत्र आज भी रेशमी रुमाल में बंधे संदूक की तलहटी में पड़े हैं। कितनी बार रातों को रामरती की आंख बचाकर उसका पारायण किया है। ये पत्र उन्हीं हाथों के लिखे हुए थे जो कभी मेरे लिए आकाश के सितारे तोड़ लाने का दम भरते थे। आज वही हाथ लड़की के एडमिशन फॉर्म। अभी आप ये 250 डिपॉजिट कर लीजिए, बिल आने पर हम लोग देख लेंगे, मुझसे कहा जा रहा था। मैंने स्वप्निल गीता को परे धकेल दिया और एक चुस्त मैट्रेस की तरह रसीद लिखने बैठ गई। सारी औपचारिकताओं के बाद मेहमान विदा लेने को हुए। उन्हें बाहर तक छोड़ाने का भार मुझे सौंपा गया था।
गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, मैं बसु के लिए बहुत चिंतित था। मेरा हेडक्वार्टर भी यहाँ नहीं है, कोई लोकल गार्जियन भी नहीं थे। लेकिन तुम यहाँ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। इतनी देर से सुलगता हुआ मन जैसे भक्क से जल उठा। क्या कहने हैं जनाब के। सोच रहे हैं गीता बाहें फैलाकर खड़ी उनकी लाडली के स्वागत के लिए। हिपोक्रेट। तब से सारी शाम मानो मुझ पर रणचंडी सवार हो गई थी। सुबह मैं देर तक सोती रही। किसी के डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं था। रामरती के होते यमराज भी मेरी देहरी नहीं लांघ सकते थे। बेचारी लड़कियां क्या हिम्मत रखती। रजनी को बुलाकर बता दिया था कि एक नई एंट्री होने वाली है, वही सोच समझा कर किसी कमरे में जगह कर दे। फॉर्म वगैरह भी मैंने उसे ही सौंप दिया। अचानक इतना बड़प्पन पाकर रजनी फूल गई। शाम की घटना से मुरझाया उसका चेहरा एकदम खिल उठा। उसका यही बच्चों का सा स्वभाव मुझे बांधे हुए था। अन्यथा काम के नाम पर वह जो भी करती थी सब शून्य था। नौकरी उसके लिए मजबूरी थी। कच्ची उम्र में वैधत्व का दाग लेकर वह जब मेरे पास आई थी तो मेरा मन पसीज उठा था। मैडम से कह सुनकर अपने असिस्टेंट के तौर पर मैंने उसे रख लिया था। पर एक दिन को भी उसका मन हॉस्टल की चार दीवारी में नहीं रम सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा दीवा स्वप्न में खोई रहती। जीवन में उसे जो न मिल सका उसे वह रोमानी उपन्यासों या चलचित्रों में ढूंढा करती थी। इसी कारण मुझे उस पर प्यार भी आ जाता था। इसी बात पर वह मेरी डांट भी खाया करती थी। रजनी को विदा कर मैंने फिर से सो जाने का नाटक किया, पर लगा जैसे सारी संवेदनाएं किसी अनाम बिंदु पर एकत्रित हो रही हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। अभी गेट पर वह हार सुनाई दिया। मस्तिष्क का तनाव एकदम कम हुआ जा रहा था। मुझे अपने ऊपर क्रोध भी हुआ और आश्चर्य भी। एक ही दिन में मैं उस हार को पहचानने लगी थी। इनडिफरेंट होने का इतना बड़ा नाटक रचकर भी अनजाने में केवल उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे लाख विरोध के बावजूद मेरी कल्पना उसे गाड़ी से उतरते देख रही थी। तब से लेकर बेटी से विदा लेने के अंतिम दृश्य तक सब कुछ मैंने अपने मानस पटल पर देखती रही, जब तक गाड़ी वापस नहीं चली गई। मेरा मन मेरा अपना नहीं रह गया था। कमरे का एकांत जब एकदम असह्य हो उठा था तो मैं साल लपेटकर नीचे उतर आई। अहाते में स्कूल बस तैयार खड़ी थी और लड़कियां एक एक कर नीचे उतर रही थी। रोज की तरह मैं सीढ़ियों के सामने वाले खंभे से टिककर खड़ी हो गई। तब मैंने उसे देखा। सबसे पीछे वह धीरे धीरे उतर रही थी। आंखों में रुलाई के लाल डोरे तब भी थे। चेहरा म्लान था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो लावण्य का एक पुंज नीचे उतर रहा हो। आंखों में चकाचौंध भरने वाले उस रूप को देखकर ख्याल आया, इसकी माँ इतनी ही सुंदर रही होगी। मन में एक अजीब सा विचार उठा कि परिवार ही मर्यादा और गुरुजनों की इच्छा के नाम पर उसने प्रकाश ने जो सौदा किया था वह घाटे का नहीं रहा। कितनी स्वीट है ना। रजनी के इन शब्दों से मुझे होश आया कि मैं अनिमेष नेत्रों से उस मुग्ध सौंदर्य का अनुसरण कर रही थी। फिर एक बार अपने ऊपर क्रोध आया। कुछ तीखी बात कहकर इस प्रशंसा को झुठलाने का प्रयास करना चाह रही थी, पर रजनी ने अवसर ही नहीं दिया। उसकी कमेंट्री अभी भी जारी थी। दीदी, आपने इसके फादर को देखा? क्या टॉप पर्सनैलिटी है, एकदम एक्टर जैसे लगते हैं। इतने यंग दिखते हैं, विश्वास ही नहीं होता इतनी बड़ी लड़की के पिता हैं। मैंने आहत होकर रजनी की ओर देखा, पर मेरी व्यथा से बेखबर उसकी आंखें एक स्वप्निल चमक से भर उठी थीं। पुरुष मात्र उसका वीक पॉइंट था। शादी के 3-4 महीने में उसका स्वर्गीय पति उसके मन में अपनी अमिट याद नहीं छोड़ सका था, पर उसके मन में अपनी जाति के प्रति मोह अवश्य जगा गया था। रूढ़िवादी परिवार से विद्रोह करने का साहस जुटा पाती तो रजनी कब की दूसरी गृहस्थी बसा चुकी होती। उसकी यह कमजोरी मेरे लिए कभी कभी चिंता का विषय बन जाती, पर इस बार मैंने उसका बैशाखी की तरह उपयोग किया। मैट्रन होने के नाते पालकों से अक्सर सामना हो ही जाता था, पर जब भी बन पड़ा मैंने रजनी को प्रकाश से निपटने भेज दिया। फिर देर रात तक उसके मुंह से मिस्टर वाजपेयी की गुण गाथा सुनते रहने का दंड भी मुझे भुगतना पड़ा।
पर उसके सामने अपना संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा यह अधिक सरल लगता था। वह अक्सर आता। कुछ तो हम लोगों के व्यवहार में सौजन्य और सहानुभूति का पुट था, कुछ उसे अपने पद का अभिमान था, शायद मुझसे परिचित होने का एहसास भी था। इसीलिए वह अक्सर हॉस्टल के नियमों को ताक में रखकर ही आता। जब जी होता बेटी को 2-4 दिन के लिए लिवा ले जाता। रजनी से आशा करना व्यर्थ था कि वह उसे इस व्यवहार का अनुचित समझा सकेगी। यह कठोर कर्तव्य आखिर एक दिन मुझे ही करना पड़ा। एक शाम करीब 7 बजे वह आ धमका। रजनी की उत्सुक आंखों को अनदेखा करके मैंने ही उसे रिसीव किया। देखिए मिस्टर वाजपेयी, मैंने छूटते ही कहा, हमारे यहाँ मिलने वालों के लिए खास दिन खास समय नियत है। घर जाने के भी कुछ नियम हैं। में अगर हर बार ढील देने लगेंगे तो हमारे अनुशासन में बड़ी गड़बड़ी आ जाएगी। देखो गीता, उसने मेरा औपचारिकता की परवाह किए बिना कहा, तुम्हें मालूम है मैं टूरिंग ड्यूटी वाला आदमी हूँ। तुम्हारे और मेरे टाइम टेबल में हमेशा फ़र्क बना ही रहेगा। इसीलिए यह रूल्स और रेगुलेशंस मुझे तुम मत सुनाया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो उससे मिलने मुझे आना ही होता है। उसकी माँ होती तो मैं शायद इतनी चिंता नहीं भी करता। और फिर एक तीखी हंसी के बाद बोला, माँ होती तो इस नरक जैसी रॉटन जगह में आती ही क्यों। इतनी खीज हुई पता नहीं उसके गहरे आत्मविश्वास पर या उसकी पत्नी के उल्लेख पर या छात्रावास की आलोचना पर मेरा मन आप में नहीं रहा। बहुत ही सख्त स्वर में मैंने जवाब दिया, आई एम सॉरी अबाउट हर मदर। लेकिन देखिए, यहाँ जो भी आता है हर एक की अपनी प्रॉब्लम होती है। घर छोड़कर कोई इस नरक में नहीं आता, इसीलिए नियम सबके लिए एक सा ही है। उसने विस्मित होकर व्यथित होकर मुझे देखा, फिर एज यू प्लीज कहता हुआ कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर कुछ देर ठिठका, फिर बोला, काश तुम समझ पाती उस बड़े से बंगले में अकेले रात गुजारना क्या होता है। इतने इतने दिनों के बाद लौटता हूँ तो वह खाली घर मुझे काटने दौड़ता है। इसीलिए पहले सीधा यहाँ आता हूँ। लड़का उतनी दूर पवई में है, बार बार घर भी नहीं आ सकता है, और उसके होने पर भी घर में वह रौनक कहाँ आ पाती है। लेकिन तुम इतनी भी मेहरबानी नहीं कर सकती, ठीक है। और वह एकदम पलटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके कंधे एकदम झुकाए थे और पैर मन मन भर के हो रहे थे। मैं पत्थर की मूरत बनी उसे खड़ी देखती रही। इच्छा हुई कि दौड़कर बसु को बुला लाऊं और उसके साथ भेज दूं, पर हिल न सकी। डर लग रहा था, पता नहीं क्या कर बैठूंगी। सारी बात कहते हुए उसकी आवाज, उसकी आंखें कैसी गीली गीली हो आई थी। चेहरा एकदम वही 20 साल पहले वाला हो गया था, जब वह जरा भी उदासीनता का आभास पाकर व्यथित हो उठता था। उसका रूठना, उसकी शिकायतें, उसके उल्हाने तब भी मुझे इसी तरह मथ जाते थे। तब उसे मनाने का एक तरीका होता था। उसके घुंघराले बालों वाला सिर दोनों हाथों में थाम कर पी कार के कर्कश हार ने एकदम मुझे वर्तमान में ला खड़ा किया। उस कण कटु आवाज से पता लग रहा था जाने वाला यहाँ किस मूड में गया है। चौंक कर मैंने इधर उधर देखा। अभ्यागत कक्ष के आसपास सब शांत था। निश्चित होकर मैंने अपने कमरे की राह ली। ऊपर जाकर देखा, बांसुरी अपलक आंखों से सड़क को निहार रही है। उसकी उदास मुद्रा देखकर अपने आप पर ग्लानि हो आई। मेरे कारण आज उसके पिता से भेंट नहीं हो पाई थी। आखिर इतना कठोर बनने की क्या जरूरत थी। मन हुआ उसे संतावना दूं, पर डर हुआ पता नहीं क्या कह बैठूंगी। क्योंकि जब भी इस लड़की के लिए सहज ममता उमड़ती है, मन की देहरी पर खड़े होकर किसी ने बार बार कहा, तुम यहाँ गीता, अब मुझे वसु की चिंता नहीं। तब एक अजीब जिद हुई, इस विश्वास को झुठलाने की। ममता का स्रोत वहीं सूख गया है और सारा लहजा एकदम शक्त हो उठा है। कमरे में रामरती कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। उसी से जाकर कहा, सुनो, जाकर वासु को जरा समझा दो। आज पिताजी जरा जल्दी में थे, इसी से मिल नहीं पाए। अगली बार जरूर मिलकर जाएंगे।
ऐसे कामों के लिए रामरती के उत्साह का अंत नहीं होता। पता नहीं कैसे और कब वह उसकी मौसी बन बैठी है। इस बार जो गई तो पूरा आधा घंटा बिता कर लौटी। तब तक मैं 3 साड़ियां प्रेस कर चुकी थी। तुम भी अजीब हो, जहां जाती हो चिपक कर बैठ जाती हो। जानती नहीं हो क्या कि यह लड़कियों के पढ़ने का समय है, मैंने चिढ़कर कहा। लेकिन उसने बड़ी स्थित प्रज्ञता से अपना काम फिर शुरू कर दिया, जैसे इस बीच कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ देर बाद धीरे से बोली, हमका तो ई बिटिया प्यार लागत है। प्यार लगने लग है ही, मैंने कहा। तो आप रिस्क क्यों रहती हैं मिस? मैंने आश्चर्य से पूछा। और लड़कियों से तो आप बतियात रहा थी, पर ये बांसुरी संग तो हम कबहू नहीं देखे ही। मैं तो स्तब्ध रह गई। क्या रामरती की तीखी नजरों से मैं अपने आप को बचा नहीं सकी हूँ? यह महामाया पता नहीं कितना और क्या क्या जान गई है। लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर देने से समझ में आ गया कि अचरज की कोई बात नहीं थी। रामरती की तो खैर बात ही अलग थी। मेरा यह अजीब सा आचरण छात्रावास की लड़कियों से भी छिपा हुआ नहीं था। पता नहीं कैसे उन नन्हे नन्हे मस्तिष्कों में यह बात बैठ गई थी कि वसु को दीदी की नजरों से बचाना ही है। वे एक चक्रव्यूह सा बनाकर उसकी रक्षा करती। कोई उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर देती, कोई उसके बिस्तर की सलवटें ठीक करती, कोई उसके होमवर्क में मदद कर देती, तो कोई उसे सुबह सवेरे जगाने पहुंच जाती। उसकी किसी भी गलती को अपने ऊपर लेने के लिए उसकी सहेलियों में होड़ लगी रहती थी। जितनी ही दृढ़ उसकी व्यूह रचना होती, अपने अधिकार के बल पर मैं उतनी ही निर्ममता से छिन्न भिन्न कर देती। मेरी अनुशासन प्रियता उस समय सीमा लांघ जाती और उन लोगों के असहाय चेहरे देखने में मुझे एक आसुरी आनंद आता। रात के एकांत में जब दिन भर की घटनाओं को याद करती तो मन एक रिक्त अवसाद से भर उठता था। तब दिन भर का कहा सुना किसी जादू से पोंछ डालने की इच्छा होती, पर पछतावे की यह बदली सुबह की पहली किरण के साथ ही पता नहीं कहाँ बिला जाती थी। मन जैसे कमर कसकर फिर मैदान में आ डटता। जिसे एकदम निकलेक्ट करने का सोच बैठी थी, वही आठों पहर चिंतन का विषय बन गई थी। एक पल को भी मुझे उसकी उपस्थिति नहीं भूलती थी। शायद यही मेरी खींच का कारण था। उस निरीह जीव के बहाने जैसे मैं अपने आप से लड़ती रहती थी। रामरती की सीधी सपाट बात ने मुझे अपनी आंखों से गिरा दिया। अपने कल्चर्ड व्यक्तित्व के भीतर मैंने झांक कर देखा। वहां एक ईर्ष्यालु विचारहीन औरत बैठी हुई थी। सारा का सारा अवचेतन एक अनदेखी अनजान नारी के प्रति ईर्ष्या से लबालब भरा हुआ था। यह बहुत गर्व करने लायक बात न थी। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक मैं अपने आप में खोई रही। वे दिन हॉस्टल के लिए रामराज रहे होंगे। दिन भर गुमसुम बनी मैं आत्म विश्लेषण करती रहती। कहीं बहुत गहरे एक अपमानजनक अनुभूति थी कि प्रकाश ने उम्र का एक लंबा पड़ाव पार कर चुकने के बाद भी मुझे प्रतीक्षा में आंखें बिछाए देख लिया है। उसके फिर से एकाकी पड़ जाने में एक क्रूर संतोष अनुभव होता है था। इसी अनुभूति के साथ एक पतली सी आशा की डोर भी लिपट गई थी। इस संपूर्ण एहसास को दिन भर नकारते रहने से ही मन यूं त्रांत क्लांत हो जाता। दशहरा दिवाली की छुट्टियों को लेकर हॉस्टल का एक सुखद हलचल से भर उठता था। तब कहीं जाकर मेरी भाव समाधि टूटी। उन दिनों काम का कोई अंत नहीं था। 2 दिन पहले से लड़कियां घर जाने लगी थी। सामान मेरा भी बन रहा था। मेरा सेट प्रोग्राम था। ये छुट्टियां मैं भैया के पास बम्बई बिताती। गर्मी की छुट्टियों के 2 भाग होते। मई में बड़ी दीदी के पास बेंगलोर में रहती। जून में छोटी दीदी के पास दिल्ली में पड़ाव डालता। इस बार रजनी भी मेरे साथ जा रही थी। बम्बई देखने की बरसों की साध थी उसकी। छुट्टी से एक दिन पहले शाम को मैडम ने मुझे बुला भेजा। गीता, मिस्टर वाजपेयी का टेलीग्राम आया है। वह दशहरे के बाद ही आ सकेंगे। आई एम ऑफ्रेड तुम कल नहीं जा सकोगी। अच्छी मुसीबत है। इतने दिनों का जब्त किया हुआ गुस्सा उफन कर बाहर आने लगा। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। वैसे उन्होंने अपने एक मित्र का पता भी दिया है, पर अब तक तो उसका कोई लोकल गार्जियन नहीं था
ऐसी हालत में हम लड़के को वहाँ कैसे भेज सकते हैं। मैं चुप रही, कहती भी क्या। तुम रिजर्वेशन की चिंता मत करो, उसका जिम्मा मेरा रहा, मैडम ने संतावना दी। सिर्फ रिजर्वेशन की बात ही नहीं है मैडम, भैया भाभी कितने निराश होंगे। उत्तेजना के कारण मुझसे बोला नहीं गया। ऐसी बात है तो बांसुरी को मेरे पास छोड़ जाना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर कर लूंगी। उसके स्वर में ऑब्लिगेटरी टोन था। फिर विषय बदलती सी बोली, यह बताओ गीता, भैया भाभी कभी और भी तुम्हारी राह देखते हैं या सिर्फ इन्हीं छुट्टियों में तुम्हारी याद आती है? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब तो बिल्कुल साफ है। ये बंधे बंधाए दिनों में बंधे बंधाए लोगों के यहाँ जाकर टिकना, क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? कहीं तो कोई घर ऐसा होना चाहिए जहाँ आदमी जब चाहे जितना चाहे जाकर रहे, जहाँ अपने स्वागत के लिए भारी भरकम प्रेजेंट की कीमत न चुकानी पड़े। जहाँ आप यह सब मुझे क्यों सुना रही हैं? मैंने घबरा कर कहा। मुझे कभी किसी के घर कमी महसूस नहीं हुई। इसीलिए कि तुम्हारे पास हॉस्टल के 2 कमरे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ये तुम्हारी नौकरी के साथ है। जिस दिन नौकरी ना रहेगी ये भी नहीं रहेंगे। तब जाओगी कहाँ? कुछ सोचा है? उसके लिए तो अभी अरसा पड़ा है मैडम, अभी से क्यों परेशान हुआ जाए? मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा। पागल हो, जब सोचने की फुर्सत पाओगी तब बहुत देर हो चुकी होगी। गीता माय डार्लिंग, सब समय रहते ही सोचना चाहिए। उन्होंने मेरे कंधे थपथपाकर कहा। मुझे तो रुलाई सी फूटने लगी। मैडम इन दिनों बहुत भावुक हो चली थी। उनका एक्सटेंशन पीरियड भी समाप्त होने को था। अपने भावी एकांतवास की कल्पना मात्र से वह घबरा उठती थी। इसी से शायद अपनी प्रिंसिपल की कुर्सी से उतरकर वे मेरे ऊपर इतना स्नेह उड़ेल रही थी। मेरे लिए उनका प्यार, उनकी चिंता नई थी। 15-16 वर्षों के लंबे अंतराल में वे मेरे लिए ऑफिसर नहीं रह गई थी, बड़ी बहन बन चुकी थी। इस बीच उन्होंने बीसियों बार मुझे समझाया था। कई बार वे मेरे लिए प्रपोजल लाई थी। कई बार उन्होंने मुझे लोगों से इंस्ट्रोड्यूस कराया था। अपना मोटा सा चश्मा लगाकर टाइम्स का मैट्रिमोनियल वाला पेज पढ़ना तो उनकी खास हॉबी थी। पर आज की तरह कातर उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसी से शायद आज वे मुझे भीतर तक मत गई। घर जाने की इच्छा जैसे मर ही गई। कार्यक्रम के हेर फेर की बात सुनकर रजनी पहले तो मुंह लटका कर बैठ गई, लेकिन ज़्यादा देर तक उदास होकर बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने लोकल पेपर उठाकर सिनेमा वाला पेज अच्छी तरह देख डाला, फिर किसी सहेली के यहाँ 2 दिन रहने की परमिशन लेकर चली गई। शाम तक हॉस्टल का अहाता रिक्शों और तांगों का स्टैंड नजर आता रहा। मोटर के तेज हॉर्न के बीच टाटा और बाय बाय की महीन आवाजें गूंजती रहीं। मैं सबको विदा करके ऊपर आई। कमरे में देखा 2 बिस्तर लग रहे हैं। यह दूसरा बिस्तर किसके लिए है रामरती? रजनी दीदी तो शहर में ही नहीं रहेंगी आज, मैंने कहा। ई तो बांसुरी केर बिछौना है, सारी अटारी तो भुतहा सी लग रही है। अकेले कैसे रही हैं वहाँ? सच तो मैं बांसुरी की बात भूल ही गई थी। इस निशब्द हवेली में वह मेरे साथ इस कमरे में सोएगी, यह कल्पना कैसी तो लगी। वैसे यह बात नई नहीं थी, ऐसा कई बार हुआ था। कई लड़कियां हॉस्टल में एडजस्ट होने तक यहीं सोती रही हैं, पर यह लड़की, मुझे तो उसके साथ खाने की मेज शेयर करने में भी संकोच हो रहा था। वह भी उतनी ही सहमी हुई थी, पर रामरती के होते मुझे इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। हमेशा की तरह संभाषण का सारा भार उसने अपने ऊपर ले लिया था। खाना तो जैसे तैसे खा ही लिया, रात लेकिन बड़ी देर बाद नींद आई। सिर्फ 2 हाथ की दूरी पर उसकी बेटी लेटी है, यह एहसास ही बेचैन किए हुए था। पिछले पहर आंख लगी भी तो अजीब अजीब से सपने आते रहे।
कभी देखा गेस्ट रूम में खड़ा हुआ प्रकाश अपने अकेलेपन की दुहाई दे रहा है और मैं कह रही हूँ बस इतने में ही घबरा गए। यहाँ तो सारी जिंदगी अकेले काट दी है। भीड़ के बीच का यह अकेलापन पूरे 19 बरस झेला है, पर मैंने तो कभी इस तरह चीख पुकार नहीं मचाई। कभी देखा मैडम का सारा सामान ट्रक पर लद चुका है, लेकिन वे कुर्सी पकड़कर बैठ गई हैं और चीख रही हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। कभी देखा कॉलेज कैंपस में गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बैठी हूँ। दोपहर से शाम हो चली है और उसका कोई पता नहीं है। तभी कोई आकर कहता है, तुम्हें मालूम है उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है, और सारा वातावरण एक ठहास से गूंज उठता है। मैं घर की ओर भागती हूँ, पर वह हंसी जैसे मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। हर सपने के बाद जब भी आंख खुली मैं पसीने से नहा उठी थी। आखिर मैं चादर फेंक कर उठ बैठी। सिर इतना भारी हो रहा था। घड़ी में देखा 5 बजने में कुछ ही देर थी। दबे कदमों से चलकर सीधी बाथरूम में पहुंच गई। नल आ चुके थे। शावर के नीचे देर तक बैठी रही, तब कहीं जाकर सिर हल्का हुआ। कमरे में लौटी तो देखा बांसुरी अब भी सो रही थी। अपने बिस्तर पर बैठकर बाल सुलझाती हुई मैं उसे निर्निमेष देखती रही। अपनी गुलाबी नाइटी में एकदम 10-12 साल की लग रही थी। नींद में बेसुध उसका चेहरा मुंदे कमल सा लग रहा था। सोते हुए भी उसके मुंह पर एक उदास छाया थी। एकाएक मन में एक हाहाकार सा उठा, यह प्यारी सी बच्ची कभी मेरी भी हो सकती थी। शायद यही कसक इतने दिनों से मुझे साल रही थी। आज के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उसे बेझिझक स्वीकार कर लिया। इतने भिनसारे के नहाए की का जरूरत रही, आज छुट्टी ना होई का? रामरती के कर्कश स्वर से सिर्फ मैं ही नहीं चौंकी, बासु भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। रामरती पर इतना गुस्सा मुझे कभी नहीं आया। जरा धीरे नहीं बोल सकती थी महारानी तुम? सारा मोहल्ला जगा कर रख देती हो, मैंने चिढ़कर कहा। फिर वासु से बोली, ये हॉस्टल नहीं है, मेरा घर है। यहाँ इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? बिस्तर बिछा लो फिर से और सो जाओ। उसने बिस्तर तो बिछा लिया, पर सोई नहीं। सहमी सहमी आंखों से कभी मुझे और कभी रामरती को देखती रही। उधर रामरती का अखंड पाठ शुरू हो गया था और मुझे इच्छा हुआ ही उन झील सी उदास और गहरी आंखों में अपने लिए प्यार और विश्वास की झलक देखने की। सोचा, पता नहीं यह लड़की मेरे लिए मन में कितनी नफरत, कितना तिरस्कार लिए बैठी है। आज एक बार सारे अविश्वास, सारी घृणा मिटा देनी होगी। रामरती जब पल भर को सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने अवसर का लाभ उठाकर कहा, बासु को तो आज बड़ा मजा आ रहा होगा ना? दीदी को भी डांटने वाला कोई है हॉस्टल में? अच्छा सच बताना, इतनी बुरी तरह तो मैं भी तुम लोगों को नहीं डांटती हूँ ना? उसने संदिग्ध होकर मेरी ओर देखा, पर मेरी आंखों से फूटती हंसी की किरणों से वह अनछुई नहीं रह सकी। दूसरे ही क्षण उसका चेहरा एक शर्मीली मुस्कान से भर उठा। इस पहली विजय के बाद उसका संकोच, उसकी झिझक दूर करने में मुझे जरा भी समय नहीं लगा। रामरती सुबह की पहली चाय बनाकर लाई। तब बासु मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे बाल सुलझा रही थी। मम्मी की डेथ के बाद आज मैं किसी के बाल सुलझा रही हूँ, उसने कहा था, और मेरा सारा शरीर पल भर को जैसे काट हो गया था। तुम्हारी मम्मी के बाल? तुम्हारी मम्मी के बाल भी? जी, इतने ही लंबे थे, पर सुनहरे थे। बीमारी में सारा शरीर सूख गया, पर बालों में कोई फर्क नहीं आया था। इतने उलझ जाते थे, काटते हुए उन्हें कितनी तकलीफ होती थी, पर किसी दिन उन्होंने कैंची नहीं लगाने दी। तुम्हारी मम्मी क्या बहुत दिन बीमार रही वाशु? कहाँ, सिर्फ 2 ही साल तो, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस तरह के मरीज बरसों निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे बीमारी से इतनी परेशानी हो गई थी कि उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। फिर दवाइयों से क्या होता है?
मेरे बालों को सहलाते हुए उसके हाथ रुक गए थे। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें डबडबा आई थीं। विषय बदलने के लिए उसकी ठोड़ी उठाकर मैंने कहा, बहुत सुंदर थी ना वे, एकदम तुम्हारी तरह। उसकी गीली आंखों में एक चमक आ गई। मैं, बाप रे, मैं तो उनके सामने कार्टून ही लगती थी। मेरे पास उनकी फोटो है, देखेंगी आप? वह कूदकर पलंग से उतर पड़ी। अपनी अटैची खोलकर उसने एक बड़ा सा एल्बम निकाला। इस करीने से उसे निकाला, इस अंदाज से उसे मेरी गोदी में रखा जैसे वह कोई पूजा की वस्तु है। पहले ही पेज पर उसके माता पिता की बड़ी सी फोटो थी। बांसुरी की मम्मी बहुत सुंदर थी या नहीं, मैं निर्णय नहीं कर सकी, क्योंकि वहाँ उसके पिता की बगल में तो मैंने अपनी ही छवि देखी थी। आने वाले हर पेज पर जैसे मैं ही जाकर बैठ गई थी। हर चित्र के साथ उसकी कमेंट्री चल रही थी। झील में, पहाड़ पर, लॉन में, टेरेस पर, बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ, मित्रों के बीच, परिवार के साथ, सब और मैं ही छाई हुई थी। वह मेरी ही गृहस्थी का खाका था, जिसमें रंग कोई और भर गया था। और मेरा देवदास हर हाल में उतना ही खुश नजर आ रहा था जितना वह अपनी पारू के साथ होता। कितने दिनों बाद यह नाम जेहन में आया था। सेकेंड ईयर में छुट्टियों के बाद जब पहली बार क्लास में पाँव रखा था तो पारो आ गई। लॉन्ग लिव पारो के नारों से क्लास गूंज उठी थी। इतनी घबरा गई थी मैं, बाद में देखा हजरत हमारे विरह में दाढ़ी बढ़ाए, बाल बिखराए, आंखों में जागरण के लाल डोरे लिए अच्छे खासे देवदास बने बैठे हैं। तब से यही नाम चल पड़ा था। प्रकाश की शादी की बात सुनकर यही सारे लोग मुझे संतावना देने के लिए दौड़ पड़े थे। उनके दुख का, उनके रोष का अंत ही नहीं था। तब सूखी हंसी के साथ मैंने ही उन्हें समझाया था, देवदास और पारो की कहानी सुखांत हुई है क्या भला? उस जन्म में पारो ने अनचाही गृहस्थी का बोझ ढोया था। इस बार देवदास को सजा भुगतने दें। लेकिन कहाँ, जरा भी तो ऐसा नहीं लगा कि बोझ अनचाहा था। उसके दाम्पत्य जीवन का सारा चित्रपट मेरी आंखों के सामने था। कहीं भी तो कोई ऐसी सेंध नहीं थी जहां से होकर मेरी आँख झांक सकती थी। एल्बम लौटाते हुए मन एकदम सूना सूना लग रहा था। उस खालीपन को भरने के लिए मैंने कुछ देर को अपना बचपन फिर से ओढ़ लिया। नवरात्र के मेले में दिन भर चाट खाती फिरी। कभी बिजली के झूले का आनंद लिया, कभी पासे फेंक कर भाग्य आजमाया। कहीं बंदूक से गुब्बारे फोड़ने की कोशिश की, कहीं भीड़ में घुसकर मौत का कुआं देखा। दशहरे के दिन दोपहर में होटल में फीस्ट ली। आतिशबाजी का प्रदर्शन भी नहीं छोड़ा। 2 ही दिन में हाफ गई मैं। शरीर और मन दोनों ही थक कर चूर हो गए। दशहरे के दूसरे दिन पिक्चर का प्रोग्राम था, पर नहीं जा सकी। रामरती को ही बसु के साथ भेज निडाल होकर पड़ गई। उसके जाने के बाद रजनी सहेली के यहाँ से लौट आई थी, पर मुझे सोया जानकर कमरे में ही चली गई थी। पर मैं सोई नहीं थी। 5 बजे के करीब गेट पर जब वह परिचित हार्न बजा था, उसे मैंने तुरंत ही सुन लिया था। चौकीदार जब खबर देने के लिए ऊपर आया, उस समय मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। नीचे जाते हुए मैंने रजनी के कमरे में झांक कर कहा, रजनी, प्लीज़ थोड़ी देर बाद नीचे चाय भिजवा सकोगी? रामरती बाहर गई है और नीचे मिस्टर वाजपेयी आए हैं। नीचे गेस्ट रूम में दोनों हाथ पीठ पर बांधे वह खड़ा कमरे की तस्वीरें देख रहा था। अरे, यह क्या, अब तक खड़े हो? मैंने कुर्सी सरकाते हुए कहा। सोचा शायद बिना परमिशन बैठना नियम के अनुकूल ना हो। उसने बैठते हुए व्यंग किया। पिछली मुलाकात शायद उसके मन में अब भी ताज़ा थी। मैंने उसकी बातों को अनसुना करके कहा, थोड़ा वेट कर सकोगे ना? वसु मैटनी गई है। अकेली? नहीं तो, मेरी मेड सर्वेंट साथ है। उसके रहते चिंता की कोई बात नहीं है। वो मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है, मोस्ट फॉर्मिडेबल। मेरी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। वातावरण कुछ हल्का हो गया।
चाय तो लोगे ना? मैंने बनाने के लिए कह दिया है। जब बन रही है तो ज़रूर ले लूँगा। लेकिन आज बात क्या है, आज तो हम मिस्टर वाजपेयी ही नहीं रहे और हमारे लिए चाय वाय भी बन रही है, उसने हंसकर कहा। कनपटी के पास सफ़ेद बालों के बावजूद उसकी आंखों में वही पहले जैसी शरारत उतर आई थी। बात तो कुछ नहीं है, छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों में मैं मैट्रन नहीं रह जाती। मैं इस समय सिर्फ गीता हूँ और गीता अपने पुराने मित्रों को चाय पिला सकती है, मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। दरअसल मुझे याद ही नहीं रहा था कि इससे पहले मैं कभी फॉर्मल हुआ करती थी। सो वी फ्रेंड अगेन? गुड, उसने चांदी का सिगरेट केस खोलते हुए कहा। कीमती तम्बाकू का धुआं वातावरण में घुलने लगा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? पहला कस खींचने के बाद उसने कहा। नहीं, वैसे यह बात सिगरेट सुलगाने से पहले पूछी जाती है, मैंने चुटकी ली। सॉरी। दरअसल जिस सर्कल में मैं मूव करता हूँ ना, वहाँ इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ड्रिंक एंड सिगरेट्स आर कॉमन वाइसेस। पीते भी हो? मैंने पूछा। हाँ, कंपनी देने के लिए पीनी पड़ती है। प्लीज़ ये मैट्रन वाली शक्ल मत बनाओ। तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों में यही तो बुरी आदत है, बात बात पर उपदेश देने लगते हो। और वह एकाएक चुप हो गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने मुड़कर देखा। रजनी खुद चाय लेकर आ रही है। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती थी। जाहिर था उसने प्रसाधन पर काफ़ी श्रम किया है। ऑरेंज कलर की जापानी जार्जर उसने सीधे पल्ले में पहन रखी थी। अपने छोटे लेकिन घने बाल उसने बड़ी बेतरतीबी से पीठ पर फैला रखे थे। उसमें एक खास अंदाज था। चाय की ट्रे भी काफ़ी सजी हुई थी। उसकी पाक कला के एक दो नमूने भी उसमें मौजूद थे। प्यालों की संख्या देखकर समझ गई कि वह खुद भी यही चाय पीने के इरादे से आई है। बैठो, अपने को जब्त करते हुए मैंने कहा। चाय में शक्कर कितनी डालूं? मैंने प्रकाश से पूछा। वह चौंका। रजनी को अपलक निहारती उसकी आंखें मुझ पर आकर टिक गईं। उसकी वे आंखें, उफ, क्या था उन आंखों में? वे उस पति की आंखें नहीं थीं जो 6 महीने पहले अपनी पत्नी को चिता की सेज पर सुला चुका है। वे उस व्यक्ति की आंखें भी नहीं थीं जो 19 वर्ष बाद अपनी पूर्व प्रियतमा से मिला है। वे आंखें थी एक पुरुष की, सिर्फ एक पुरुष की। 2 नारी शरीरों को तौलती हुई पुरुष की आंखें थी वे। उन आंखों को परखने में कभी कोई स्त्री गलती नहीं करती। गलती मैंने भी नहीं की थी और मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। गलती रजनी ने नहीं की और लज्जानत होकर आंचल के छोर में उंगलियां लपेटने का नाटक वह देर तक करती रही। मैं उसके अभिनय को समझ रही थी। उसका दर्प भी मुझसे छिपा नहीं था। अपनी रूप गंध से मेरा व्यक्तित्व उपेक्षणीय बनाकर उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। चाय की औपचारिकता को जैसे तैसे समाप्त करने के बाद मैंने कहा, बहुत बहुत थैंक्स रजनी। रामरती के हाथों की चाय लगातार पीने के बाद आज की चाय तो अमृत का स्वाद दे गई। अच्छा, ऐसा करो, अब जल्दी से जाकर सामान बांध डालो। मिस्टर वाजपेयी के आगमन के साथ ही हमारी यहाँ की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। बहुत बेमन से ही रजनी कमरा छोड़कर जा सकी। उस पागल लड़की पर मुझे तरस आ रहा था। अभी अभी किसी गाफिल क्षण में प्रकाश का जो रूप मैंने पकड़ लिया था वह बहुत ही घिनौना था। उसके बाद उसके सामने बैठना मेरे लिए भी एक यातना ही थी। रजनी बहुत ही प्यारी लड़की है। देखो ना, इतनी छोटी सी उम्र में ही उसे कैसा दुख देखना पड़ा है। यू नो सी इज़ विडो। अगर कोई अच्छा सा लड़का नज़र में हो तो बताना, मैंने उसकी था लेते हुए कहा। श्योर श्योर, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। एंड व्हाट अबाउट यू? मतलब तुमने अपने बारे में कभी नहीं सोचा? मुझे डर हुआ कि वह अपना 20 साल पुराना प्रस्ताव फिर से दोहराने जा रहा है। कम से कम इस समय मैं उसे सुनने के मूड में नहीं थी, इसीलिए मैंने उत्तर दिया। मैंने अपने लिए जो रास्ता चुना है खूब सोच समझकर ही चुना है। मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है।
यह घर गृहस्थी का झंझट मुझे कभी रास नहीं आया। सच कह रही हो? तुम जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती। उसने छुटकारे की एक लंबी सांस ली। मेरी नज़र बचाकर ही ली थी, इसीलिए मैंने देखकर भी अनदेखा कर दिया। गीता, आज मन से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। कैसे? उस दिन प्रिंसिपल मैडम के बंगले पर तुम्हें पहली बार देखा, तब से बड़ा गिल्ट फील कर रहा था। सोचा था तुम्हारे साथ फिर एक अन्याय करने जा रहा हूँ। उस बार तो परिस्थितियों पर मेरा नियंत्रण नहीं था। इस बार जब तुम मिली तब पीछे लौटने का उपाय नहीं रह गया था। मैं समझी नहीं। मैं जनवरी में शादी करने जा रहा हूँ। क्या? मैं अवाक रह गई थी। प्रकाश तुम्हें... प्लीज़ गीता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैंने धीरे से कहा, हर कोई बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे लिए सोचने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। बच्चों के सामने अपनी पढ़ाई है, कैरियर है, फ्यूचर है। मेरे पास क्या है? माई लाइफ हैज़ विमेड ए वैक्यूम। बच्चे छोटे होते तो उन्हें पालने का काम तो सिर पर होता। अब क्या है? वह बोलते हुए हाँफ गया था। बच्चे छोटे नहीं हैं, यही तो बड़ी चिंता का विषय है। वे बड़ी डेलिकेट उम्र से गुजर रहे हैं। शादी करने के लिए मैं मना नहीं करती, बट डोंट यू थिंक इट इज़ विल अर्ली? शायद, लेकिन जरा मेरी ओर भी तो देखकर सोचो। बच्चे ने अपनी माँ को अभी सिर्फ 6 महीने पहले खोया है, लेकिन अपनी पत्नी से बिछड़े तो मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए। प्रकाश, चीखो मत गीता। सच हमेशा चौंका देने वाला होता है, इसीलिए बहुत कम लोग सच बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। मेरा दोष सिर्फ यही है कि मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, एक साधारण सा इंसान हूँ। तुम चाहो तो मुझे एक कमज़ोर इंसान भी कह सकती हो। और अब प्रश्न सिर्फ मेरा ही तो नहीं है, एक और ज़िंदगी भी तो जुड़ी है मुझसे। अरे हाँ, मैं तो पूछते पूछते ही रह गई। कौन है वह? क्या नाम जान सकती हूँ? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे का आक्रोश पता नहीं कहाँ खो गया। स्वर में उत्साह सा भर उठा। बोला, उसका नाम इंदु है, डॉक्टर इंदु मखीजा। वह हमारी नेक्स्ट नेबर है। रमा की बासु की मम्मी की बीमारी में सी वॉज ए ग्रेट हेल्प। उसकी डेथ के बाद तो बच्चों को ही उस पर छोड़ दिया था मैंने। बच्चे भी उसे बहुत चाहते हैं। आई एम श्योर दे विल वेलकम हर इन द फैमिली। उसकी बातें मैं कानों से सुन भर रही थी। अपनी कल्पना में मैं साफ देख लिया था कि इस प्रणय के बीज उसकी पत्नी के जीवन काल में ही पड़ गए थे। वसु ठीक ही कह रही थी। मम्मी की जीने की इच्छा ही मर गई थी। इतने वर्षों तक रूप और यौवन का आर्थ देकर भी जो पति के मन को बांध नहीं पाई थी, वह किस विश्वास के सहारे मौत से संघर्ष करती। चली गई बेचारी। और यह आदमी 19 वर्षों के भरे पूरे विवाहित जीवन की स्मृतियों को पत्नी के साथ चिता पर चढ़ा आया। इधर मैं कॉलेज के उस मुट्ठी भर स्वप्निल क्षणों पर ही अभिमान किए बैठी रही। अपनी बेवकूफ़ी पर मुझे आप ही तरस आ रहा था। प्रकाश बार बार आश्वस्त होना चाह रहा था कि उसने मुझ पर फिर से कोई अन्याय नहीं किया है। मैं उसे हर बार विश्वास दिला रही थी कि मेरे कारण वो अपने कॉन्शियस को तकलीफ ना दे। उसे लेकर मन में अगर कोई कमजोरी थी भी तो वह समय के गर्भ में खो गई थी। और मैंने झूठ नहीं कहा था। जिस प्रकार से मैंने प्रेम किया था वह सचमुच कहीं खो गया था। उसकी धुंधली सी परछाई मेरे संदूक में रेशमी रुमाल में लिपटे पत्रों में सुरक्षित थी। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ मिस मखीजा का गुणगान करने वाला व्यक्ति वासु की मम्मी का पति था। इसी अनदेखी अनजानी नारी के प्रति कभी मन में ईर्ष्या की एक लहर सी उठ जाती थी, पर इस क्षण सहानुभूति का सैलाब उमड़ रहा था।